जरा सोचिए, आज से सदियों पहले का एक सूखा विशाल प्लाइस्टोसिन सवाना। शाम ढल रही है। अचानक आसमान से बिजली गिरती है और एक अकेले सूखे पेड़ को जला देती है। ये सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि ये वो रोशनी और गर्मी थी जिसने मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। आज के इस विश्लेषण में हम मानवता की सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति पर बात करेंगे। आग का युग। ये वो ताकत है जिसने हमारी बायोलॉजी और सोसाइटी दोनों की बुनियाद रखी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। इस पूरी चर्चा को हम 5 मेन हिस्सों में देखेंगे। पहला, द स्पार्क ऑफ एजेंसी। फिर द फर्स्ट एक्सटर्नल इंजन। तीसरा, द क्रूसिबल ऑफ एवोल्यूशन। चौथा, द माइंड इन्फ्लेम्ड। और आखिर में ट्रांसम्यूटिंग मैटर। हम देखेंगे कि कैसे आग सिर्फ एक एलिमेंट नहीं, बल्कि एक ऐसी कैटलिस्ट है जिसने पुरानी गुफाओं के आंगन से लेकर आज के आधुनिक एआई सर्वर रूम्स तक एक सीधी लाइन खींच दी है। तो पहला हिस्सा, द स्पार्क ऑफ एजेंसी। कहानी शुरू होती है हमारे पूर्वज होमो इरेक्टस से। इनका दिमाग पूर्वजों से थोड़ा बड़ा था और हाथ ज्यादा स्किल्ड थे। शुरू में उन्होंने आग बनाई नहीं थी, उन्होंने बस ज्वालामुखी या जंगल की आग जैसी नेचुरल घटनाओं को ऑब्जर्व किया था। अगर हम इस लंबे टाइमलाइन पर गौर करें तो करीब 1.5 मिलियन साल पहले अर्ली ह्यूमंस ने नेचुरल फायर के साथ थोड़ा बहुत इंटरैक्ट करना शुरू किया। लेकिन यह कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं थी। 8 लाख साल पहले तक आते आते हमें आग को कंट्रोल करने के पहले सबूत मिलते हैं। और फिर करीब 4 लाख साल पहले वाइड स्प्रेड एक्टिव कंट्रोल, यानी आग पर पूरी तरह से काबू रखना, मानव जीवन का एक आम हिस्सा बन गया। सिर्फ आग को देखने से लेकर उसे बचाकर रखने तक का ये लंबा सफर सच में कमाल का था। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आग को दूर से देखना एक बात है, पर उसे जिंदा रखना पूरी तरह अलग गेम है। एक आग को जलाए रखने के लिए शुरुआती मानवों को जोरदार ग्रुप कोऑर्डिनेशन की जरूरत थी। लकड़ी लाना, चिंगारी को बारिश से बचाना, ये अकेले का काम नहीं था। इसे हम मानवता की पहली क्यूमुलेटिव कल्चर या संयुक्त संस्कृति कह सकते हैं। ये पहली बार था जब कोई ऐसी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाई जा रही थी। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका साइंटिफिक साइड। सेक्शन 2 में द फर्स्ट एक्सटर्नल इंजन। यहां हम पुरातत्व विज्ञान से आगे निकलकर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की ठोस साइंस पर आते हैं। साइंस की भाषा में आग आखिर है क्या? यह है दहन, यानी कंबशन। एक ऐसी तीव्र केमिकल रिएक्शन जो जमा हुई केमिकल एनर्जी को सीधे गर्मी और रोशनी में बदल देती है। अब अर्ली ह्यूमंस को इसका एग्जैक्ट केमिकल फॉर्मूला तो नहीं पता था, पर उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से इस प्रिंसिपल को बखूबी समझ लिया था। उन्होंने पत्थरों से घेरा बनाकर उस गर्मी को एक जगह फोकस करना सीख लिया था। ये अप्लाइड एक्सपेरिमेंटल रीजनिंग का बिल्कुल शुरुआती और बेहतरीन उदाहरण है। इसको इस तरह समझते हैं, लकड़ी में फोटोसिंथेसिस के जरिए जो केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, आग उसे थर्मल और रेडिएंट एनर्जी में रिलीज कर देती है, और इसलिए आग को एक्सटर्नल इंजन कहा जाता है। ये बिल्कुल एक इंजन की तरह काम कर रही थी, एक एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम जो हमारे बायोलॉजिकल शरीर के पूरी तरह से बाहर था। और सबसे फैसिनेटिंग बात जानते हैं क्या है? इस एंशिएंट आग ने उस कॉन्सेप्ट को जन्म दिया जो आगे चलकर स्टीम इंजन और फिर सीधे न्यूक्लियर रिएक्टर तक पहुंचा। स्टोर्ड एनर्जी को बाहर निकालना और उसे अपने फायदे के लिए यूज करना, यही आज के मॉडर्न पावर प्लांट्स का बेस है। यानी वो शुरुआती कैंपफायर्स और आज के न्यूक्लियर रिएक्टर्स दोनों एक ही लिनिएज का हिस्सा हैं। एकदम क्लियर कनेक्शन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके बायोलॉजिकल इंपैक्ट को देखते हैं हमारे तीसरे हिस्से में, द क्रूसिबल ऑफ एवोल्यूशन। आग ने सिर्फ हमारी बाहरी दुनिया को नहीं बदला, इसने हमारी बॉडी और पाचन तंत्र को अंदर से पूरी तरह बदल कर रख दिया। इसको समझने के लिए मशहूर प्राइमेटोलॉजिस्ट रिचर्ड ब्रैंगहम की कुकिंग हाइपोथेसिस सबसे बेहतर है। उनका मानना है कि खाना पकाना एक एक्सटर्नल डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह काम करता है। आग पर पकने से भोजन के प्रोटीन्स आसानी से टूट जाते हैं और स्टार्चेज मुलायम हो जाते हैं। इसका फायदा, हमारी बॉडी को बिना ज्यादा मेहनत किए उस खाने से कहीं ज्यादा एनर्जी मिलने लगी। और इस पकाए हुए खाने ने हमारी एनाटॉमी को परमानेंटली बदल दिया। आग से पहले की एनाटॉमी देखिए, कच्चा खाना चबाने के लिए बड़े जबड़े और उसे पचाने के लिए एक बहुत लंबा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट चाहिए था। पर आग के बाद पचान का काम इतना आसान हो गया कि जबड़े और दांत छोटे हो गए, इंटेस्टाइन छोटी हो गई, और सबसे बड़ा मैजिक ये हुआ कि डाइजेशन से जो एनर्जी बची उसने हमारे दिमाग को बड़ा और विकसित करने का रास्ता पूरी तरह से खोल दिया। आग के फायदे सिर्फ बेहतर पचान तक नहीं रुके थे, इसने न्यूट्रिशन बढ़ाया और रात के खतरनाक शिकारियों से हमारी रक्षा की।
और एक और कमाल की चीज़ की, इसने दिन लंबा कर दिया। सूरज ढलने के बाद जो टाइम मिला उसमें लोग आग के आसपास बैठे, कहानियां सुनाई गईं, बॉन्ड्स बने। आग का आंगन एक फिजिकल ढाल और सोसाइटी का मेन सेंटर बन गया था। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, द माइंड इन्फ्लेम्ड। आग ने सिर्फ शरीर को गर्मी नहीं दी, इसने मानव दिमाग के विकास को लिटरली आग लगा दी, एक बहुत ही पॉजिटिव सेंस में। दिमाग के साइज या एनसेफलाइजेशन वॉल्यूम के इस बदलाव को देखिए। ऑस्ट्रेलोपैथिकिन्स का दिमाग सिर्फ 400 सीसी था, वहां से होमो इरेक्टस के 1100 सीसी और फिर हमारे यानी होमो सेपियंस के 1400 सीसी तक का ये जंप हैरानगेज है। पके हुए भोजन से मिलने वाली अतिरिक्त कैलोरीज के बिना ये मैसिव ब्रेन ग्रोथ किसी भी तरह से संभव नहीं थी। अब जरा इस आंकड़े पर गौर करें, 20%। मानव दिमाग हमारी बॉडी के टोटल वेट का सिर्फ लगभग 2% होता है, लेकिन रेस्ट करते टाइम भी ये अकेले 20% एनर्जी कंज्यूम करता है। ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव और हमेशा भूखी रहने वाली मशीन है, और इस पावर हंग्री इंजन को चलाने के लिए जो फ्यूल चाहिए था वो आग पर पकाए खाने ने ही हमें दिया। लेकिन बात सिर्फ खाने की नहीं है। आग को जलाना और मेंटेन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी कॉग्निटिव एक्सरसाइज थी। इसके लिए कॉजल रीजनिंग जरूरी थी। पहला, एक फ्यूचर स्टेट इमेजिन करना कि आग कैसे जलेगी। दूसरा, सही सूखा ईंधन चुनना। और तीसरा, हवा के बहाव को कंट्रोल करना। ये स्टेप्स इस बात का सॉलिड प्रूफ हैं कि अर्ली ह्यूमंस ने फोरसाइट यानी आगे की सोच और प्लान बनाने की क्षमता विकसित कर ली थी। और अब हम हमारी चर्चा के आखिरी और सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर आते हैं, ट्रांसम्यूटिंग मैटर। यहां से हम कह सकते हैं कि आग का युग असल में ह्यूमैनिटी की सबसे पहली प्रोटो साइंटिफिक लैब थी, जहां दुनिया को बदलना सीखा जा रहा था। जरा ध्यान दीजिए कि कैसे शुरुआती मानव ने हीट का यूज करके चीजों के केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ना शुरू किया। लकड़ी के भालों के आगे के हिस्से को आग में सख्त करना, पत्थरों के औजारों को तपाना ताकि उन्हें आसानी से आकार दिया जा सके, और फिर आगे चलकर भट्टियों में धातु के ऑक्साइड्स को तोड़कर मेटल्स निकालना। इन्हीं अर्ली टेक्निक्स ने आगे आने वाले ब्रॉन्ज और आयरन एजेस में केमिस्ट्री और मेटलर्जी का बेस सेट किया। इस पूरे सफर का सबसे बड़ा टेकअवे यह है, प्रकृति कोई ऐसी रिजिड चीज नहीं है जिसे हमें बस सहना है, बल्कि ये ऐसे प्रोसेसेस का डोमेन है जिसे हम समझ सकते हैं और अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। आग ने हमें सिखाया कि हम नेचुरल वर्ल्ड को मैनिपुलेट कर सकते हैं, और यही वो मूल विचार था जिसने आगे चलकर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और आज के आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स को पॉसिबल बनाया। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आग को काबू करके हमने एक लंबा सफर तय किया है। आज हम एटम्स को स्प्लिट कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्ड कर रहे हैं। जैसे जैसे हम एलिमेंट्स को और इन नेचुरल फोर्सेस को मैनिपुलेट करना जारी रखेंगे, हमारी अगली मास्टरी क्या होगी? वो अगला प्राकृतिक बल कौन सा होगा जो मानव इतिहास का आगे का चैप्टर लिखेगा? सोचने वाली बात है ना? आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।